हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सिकंदर को देख चुके थे। जो इससे हमारा लास्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम सिकंदर के बारे में बात कर चुके थे कि सिकंदर कहां से आया था और इंडिया में क्या करने आया था और कहां कहां उसने अपने लड़ाइयाँ लड़ी। जो हम पोरस के साथ उसकी लड़ाइयाँ देख चुके थे, उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ से जब वो पोरस से लड़ने के बाद आगे बढ़ता है और पोरस से जब वो दोस्ती कर लेता है कि यार ऐसे लोग हमारे साथ में होने चाहिए, तो वो उससे दोस्ती कर लेता है। तो उसके बाद वो यहाँ पे आगे बढ़ता है और व्यास नदी के पास आता है। तो यहाँ पे एक मगध साम्राज्य आता है जिसके बारे में उसको पता लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, यहाँ से बहुत सारा धन लूटा जा सकता है और अगर ये अपने एम में आ जाए तो ये बहुत इंडिया में पूरा अपना काम कर सकता है। पर जब वो इसकी साइड आता है तो ये जब व्यास नदी की साइड से इधर का इस साइड का जो एरिया है, तो वो जो व्यास नदी से इस साइड का जो एरिया है उसमें ये देखता है कि यहाँ तक आते आते जो सिकंदर की सेना है वो बिल्कुल ही डाउन हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत सारे युद्ध लड़ाइयाँ लड़ चुकी है। कुछ मारे जा चुके हैं, कुछ परेशान हो गए हैं, मतलब वो घर परिवार से भी काफ़ी दूर थे, काफ़ी टाइम से दूर हैं। तो इसलिए वो लड़ने से मना कर देते हैं कि नहीं यार, हम अब आगे नहीं जाएंगे, अब हम वापस घर चलते हैं। सिकंदर ने कहा यार ऐसी बात नहीं है, देखो वो उसको उकसाने की बहुत कोशिश करता है, मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करता है सैनिकों को, पर सैनिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, वो मोटिवेट नहीं होते हैं और उसको सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन, वो हम शुरू करेंगे कि मगध जो महाजनपद था वो कैसे डेवलप हुआ, या वो क्या क्या डेवलपमेंट उसने किया और वहाँ पे कौन कौन से राजा बने जिन्होंने डेवलपमेंट मगध के डेवलपमेंट में काम किया। तो इसमें जो है आज हमारा टॉपिक जो शुरू करते हैं हम मगध साम्राज्य से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद का जो उदय हुआ था वो धीरे धीरे हुआ, एकदम से कोई भी चीज़ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। तो जो धीरे धीरे चीज़ें हुई है उन्हीं चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहली बात आती है कि डायनेस्टी, कितनी डायनेस्टीज़ ने यहाँ पे राज किया है मगध साम्राज्य में, जो हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आती है 5 वंश जो हैं उन्होंने यहाँ पे राज किया है, 5 वंशों ने, या 5 डायनेस्टीज जो है, वंश को डायनेस्टी कहते हैं। तो 5 डायनेस्टीज ने यहाँ पे राज किया है। तो हम एक एक करके उनका नाम देखते हैं, फिर अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हम धीरे धीरे वो देखते हैं। तो पहला जो है डायनेस्टी वो है बृहद्रथ वंश, यानी कि बृहद्रथ डायनेस्टी जो है वो है। सेकंड नंबर पे जो आती है आपकी, वो आती है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी आती है। और इसके बाद हम अभी स्टार्टिंग में हम अभी सिर्फ इनका नाम देख रहे हैं, इनके बारे में अभी थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो तीसरी आती है आपकी शिशुनाग वंश। ये 3 डायनेस्टीज हो गई। चौथी जो आती है वो आती है चौथा जो आता है वो आता है नंद वंश। और पांचवा जो आता है वो आता है मौर्य वंश। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी मौर्य के बारे में, जिसके बारे में हम अलग से देखेंगे। तो अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कि इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या नहीं थे, इनके राजा कौन कौन हुए, कहाँ से ये ख़त्म हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बृहद्रथ या बृहद्रथ वंश। ये जो डायनेस्टी थी इसका जो संस्थापक आप फाउंडर मान सकते हैं, तो जो ये डायनेस्टी है वही इसका संस्थापक है। यानी कि इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बृहद्रथ ही इसका संस्थापक है। और ये मगध साम्राज्य जो है आजकल का बिहार, पटना, ये वाला जो एरिया बिहार का एरिया जो है वहाँ कंसिडर किया जाता है, कि वो माना जाता है आजकल के बिहार को पहले टाइम पे मगध माना जाता था। तो मगध एक बहुत छोटा सा राज्य था किसी टाइम पे जब ये बृहद्रथ यहाँ पे राजा बनता है। और अड़ोसी पड़ोसी जो इसके राज्य थे, जैसे अंग का राज्य था, वैशाली का राज्य था, कौशल का राज्य था, जो महाजनपद थे कौशल, अंग, वज्जी, इन सब से इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, क्योंकि इसको भी अपने साथ एक सेटिस्फाई करना है कि नहीं यार मैंने अपने सर्वाइव करना है इसको भी, कि यार मैं कुछ हूँ या ऐसा कैसे।
तो धीरे धीरे ये यहाँ पे जो थे, ये धीरे धीरे लोग बाग सोचने लगे कि यार ऐसे कैसे कब तक काम चलेगा कि हम सरवाइव करते रहेंगे और अड़ोसी पड़ोसी जो है वो हमारे साथ लड़ाई करते रहेंगे। तो इसलिए ये भी लड़ाइयाँ करते थे कि चलो हम दूसरे जो स्टेट्स हैं उन पे हम लड़ाई करते हैं और उनको जीत लेते हैं। इसलिए ये धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ का जो वृद्धरथ वंश का जो संस्थापक था वो था वृद्धरथ। इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसने जो आप कह सकते हो कि जो इसकी राजधानी थी वो बनाई गिरिवज्र को। जो इसकी राजधानी थी वो बनाई गिरिवज्र को। गिरिवज्र हम पढ़ चुके हैं कि इसकी राजधानी जो थी वो गिरिवज्र थी। इसके बाद जो आपका आता है वृद्धरथ के बाद जो इसका संस्थापक बनता है, संस्थापक के बाद जो आता है वो आता है आपका जो राजा बनता है वो होता है जरासंध। जरासंध ये महाभारत में आता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है हमारे। तो इसके बाद जो इसका इस वंश का जो लास्ट राजा है वो आता है, उसको हम कहते हैं लास्ट राजा है वो कहते हैं रिपुंजय। रिपुंजय नाम का लास्ट राजा आता है इस वंश का, वृद्धरथ डायनेस्टी का रिपुंजय नाम का लास्ट राजा आता है। तो ये जो डायनेस्टी है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या आता है। यानी वृद्धरथ संस्थापक फाउंडर आपको याद रखना है कि संस्थापक कौन है, इसने क्या काम किया, इसने राजधानी बनाई थी गिरिवज्र को। उसके बाद कौन राजा बना, जरासंध। और लास्ट में सबसे लास्ट में जो राजा बनता है वो रिपुंजय बनता है। ये हमको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि इसमें जो ये 2-3 राजा हैं इन्हीं का है संस्थापक कौन है और लास्ट राजा इस वंश का कौन था, इसके बाद कौन राजा बना वृद्धरथ के बाद जो जरासंध बना। बस यही आपको इस वंश में ध्यान रखना है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट वंश की तरफ जो है सेकंड नंबर पे जो है वो है हर्यक वंश। ये वंश थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। हर्यक वंश जो है इस वंश को इस वंश को आप पितृहंता वंश भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ के जितने भी राजा बने हैं वो सभी अपने फादर को मार के राजा बने हैं, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो यहाँ के जितने भी राजा बने हैं वो सभी अपने फादर की हत्या करके बने हैं और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ का जो हम इसका जो संस्थापक मानते हैं, हर्यक वंश का संस्थापक जो है वो कौन है, वो है बिंबिसार। देखिए यहाँ पे 2 आएंगे, एक बिंबिसार है एक बिंदुसार है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिंबिसार हर्यक वंश का था और बिंदुसार मौर्य वंश का था। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है, बिंबिसार पहले आया था और बिंदुसार मौर्य वंश में आया था जो सबसे लास्ट में है। तो बिंबिसार जो है ये इसका टाइम पीरियड हम मानते हैं 540 से 492 BC। BC मतलब ईसा से 540 से 492 BC, ये हम इसका टाइम पीरियड मानते हैं। इसके बाद जो इसने क्या किया, तो इस बिंबिसार का आप देखिए एक दूसरा नाम भी था जो जिसको कि जाना जाता है, इसको सेनीय नाम से जाना जाता है। कई बुक में सेनानी नाम से भी जाना जाता है। तो सेनीय सेनानी रिलेटेड है बिंबिसार से, इसका अदर नेम जो है वो यही रहता है। अब यहाँ तक जो था ये सारा काम हम देख चुके हैं कि कैसे था क्या था। तो ये जो बिंबिसार है ये सोचता है कि यार ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो बहुत ज़्यादा लफड़े वाली बात है कि यार हम सारा दिन लड़ाई करते रहते हैं, हम हमारे स्टेट पे कोई ध्यान नहीं देते। तो इसने एक दूसरी जो थी चीज़ें पॉलिसी अपनाई कि यार ठीक है, मैं लड़ने की जगह अपन और भी तो काम कर सकते हैं, यारी दोस्ती कर सकते हैं किसी से राज्य के साथ जिसके साथ हम अपना काम बढ़ा सकें। तो इस तरीके से करते हुए इसने दिमाग से काम लिया और इसने क्या किया कि इसने वैवाहिक संबंध बनाए, मैरिज करनी शुरू करी। इसने मैरिज करनी शुरू करी तो इसने देखा कि यार कहाँ से हम मैरिज कर सकते हैं। तो इसने सबसे पहले देखा कि यार अपने अड़ोस पड़ोस में जो सबसे हार्ड राजा है या जो सबसे बड़ा राज्य है उसके साथ अपन मैरिज कर लेते हैं। तो इसने मैरिज करनी शुरू करी। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कौशल राज्य। तो कौशल नरेश जो था वो था प्रसेनजीत।
इसकी जो बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी, वो थी, कई बुक में आपको कौशल देवी नाम मिलेगा और कई बुक में महाकौशला नाम मिलेगा। एक ही बात है, कौशल देवी या महाकौशला से विवाह करता है, ये कौशल देवी या महाकौशला से विवाह करता है। पहली बात, इससे ये कौशल नरेश जो है ये इसके साथ में आ गया, जो इससे लड़ाई करता था किसी टाइम पे, ये अब मगध के साथ में आ गया, तो मगध की शक्ति बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो वैशाली राज्य था, वैशाली में चेटक राज्य करता था। इसकी जो पुत्री थी, इसकी पुत्री का नाम था चेलन्ना। चेटक की पुत्री चेलना से भी ये विवाह करता है और उसके बाद ये देखता है कि यार ठीक है, इससे ये वैशाली भी इसके अंडर में आ गया। दो देखिए आप, 2 स्टेट इसने 2 शादियां करी और 2 स्टेट या 2 राज्यों से इसने ये संबंध स्थापित किए और 2 राज्यों से इससे जो डर था इसका वो ख़त्म हो गया कि हाँ ठीक है, अब अगर कोई मेरे पे लड़ाई करता है तो मेरे साथ ये 2 जो स्टेट्स हैं वो अच्छे स्टेट्स हैं, जिनकी सेना ही अच्छी है, ये सारे मेरे साथ आ गए हैं, तो अब मेरे को किसी का डर नहीं है। नेक्स्ट जो आता है जिससे ये शादी करता है वो आता है आपका, एक मिनट, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है आपका मद्र देश। मद्र देश मतलब कि उस टाइम पे आप ये समझिए, मद्र देश उस टाइम पे पंजाब को कहा जाता था। मद्र देश उस टाइम पे पंजाब को कहा जाता था। पंजाब की जो राजकुमारी थी जिसका नाम था शेमा, इससे भी ये विवाह करता है, तो ये मद्र देश जो है ये भी इसके अंडर में आ गया कि तो ये 3 देश तो इसके 3 स्टेट्स तो इसने अपने अपने अंडर में ले लिए। कौन कौन से? एक तो कौशल ले लिया, एक वैशाली ले लिया और एक मध्य देश ले लिया। इसके बाद अब इसकी पावर बढ़ गई, तो इसने जो अंग राज्य था उसका जो राजा था वो था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त को हराकर तो हरा दिया, अब इसकी पावर बढ़ गई ना, तो इसने ब्रह्मदत्त को हरा दिया और ब्रह्मदत्त को हरा के अंग राज्य को क्या किया इसने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। अच्छा, मगध साम्राज्य जो था वो बिहार था, बिहार में लोहे की खानें बहुत हैं, जंगल थोड़े से हैं, तो वहाँ पे उस टाइम पे हाथी भी बहुत अच्छे से मिलते थे। जो लड़ाई करने के टाइम पे हाथियों, जिसके पास उस टाइम माना जाता था कि अगर हाथी की सेना अच्छी है या हाथियों का जो दल है वो अच्छा है तो वो सेना आराम से जीत जाती थी। तो इसलिए मगध के राज्य में हाथी भी अच्छे क्योंकि आसपास जंगल बहुत था और वहाँ पे हाथी बहुत थे, तो वो हाथियों को पालतू बना लेते। और लोहे की खाने और खाने वगैरह बहुत थी, तो वो वहाँ से तलवारें वगैरह भी अच्छे बना लेते थे। इसलिए पर इसने दिमाग लगाया कि थोड़ा बहुत अपन अदर स्टेट से भी हेल्प लें, तो कभी अपन किसी राज्य पर अटैक करेंगे तो वो सारे देश जो है वो हमारी, या कोई राज्य हम पे अटैक करेगा तो वो सारे देश हमारी जो है वो हमारी सहायता करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बात आती है कि महात्मा बुद्ध का समकालीन था ये। तो महात्मा बुद्ध की जब तबीयत खराब हुई तो महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने जो जीवक था, इसका राजवैद्य था, उसको भेजा। जीवक जो था वो क्या था? राजवैद्य था इसका। और राजवैद्य जीवक की सेवा में महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने जीवक को भेजा। यहाँ पर इसने ये सारा काम किया कि राजवैद्य भेज रहा है, ये देखिए आप, इसको देखिए आप कि ये राजवैद्य भेज रहा है किसकी सेवा में? महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य भेज रहा है। इसके बाद जो आता है यहाँ पे जो है इसका जो पुत्र है वो थोड़ा इससे गलतफहमी हो जाती है, और जो इसका पुत्र होता है वो होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है और फिर राजा बनता है। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है, तो इसका जो नेक्स्ट राजा बनता है वो आप देखिए वो कौन बनता है? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद या अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड होता है वो 492 से 459 BC कंसिडर किया जाता है। अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड है वो 492 से 459 BC कंसिडर किया जाता है। इसका जो अदर नेम है या दूसरा नाम आप कह सकते हैं, दूसरा नाम जो है वो कुणिक के नाम से भी
जाना जाता है ये। तो इसका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो वो आप कुनिक के नाम से भी जानते हैं इसको। और कुनिक के नाम से भी कौन जाना जाता है, अजात शत्रु जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो आता है आपका कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो आता है आपका कि अजातशत्रु जो है वो, अब देखिए इसने अपने पिता की हत्या कर दी, तो यहाँ पे एक जो राजा बनता है वैशाली से, जो चेटक होता है, वो नाराज़ हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है इससे कि यार आपने अपने पिता की हत्या कर दी और ऐसे कर दिया, तो ये इससे नाराज़ हो जाता है। तो अब ये नाराज़ हो गया तो अजातशत्रु बहुत महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है। वो देखता है कि यार अगर ये नाराज़ हो गया तो अब अपने लिए दिक्कत पैदा करेगा, या तो इसको हरा दो या इससे हार जाओ। तो इसका मतलब ये है कि ये कहना चाहता है कि आप इस पर लड़ाई कर दो। तो यहाँ पे ये वैशाली पे लड़ाई करने के लिए जाता है, और उसके बाद इसका जो मंत्री होता है, अजातशत्रु का मंत्री, जिसका नाम होता है वर्षका, इसकी हेल्प से ये वैशाली का जो राजा होता है चेटक, उसको हरा देता है, वैशाली के राजा को हरा देता है और वैशाली पे अपना अधिकार कर लेता है। यहाँ पे आप देखिए कि आपको पता है कि अजातशत्रु के ही काल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है, यानी कि पहली मीटिंग जो होती है बौद्धों की, वो किसके काल में होती है, इसी अजातशत्रु के काल में होती है। और यहाँ पे कहाँ होती है, ये होती है राजगृह में। ये भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, सिर्फ ये जो जो विद्रोह उठते हैं जब ये राजा बनता है, तो जो बिंबिसार करके गया था उससे जो हराता है, जो विद्रोह उठते हैं उन्हीं को ख़त्म करने में रहता है। और इसका जो मंत्री होता है वर्षकार, ये भी बहुत अच्छा होता है और उसकी वजह से वैशाली को हरा देता है। और यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वो राजगृह में होती है और ये सारा काम इसने ये करता है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि यार अब इसने अपने बाप को मारा, हम इसको वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी राजा बनेंगे वो सब क्या करेंगे, अपने अपने फादर को ख़त्म करके, मतलब हत्या करके बनेंगे। तो यहाँ पे जो इसका बेटा आता है वो आता है उदयन। उदयन भी अपने पिता की हत्या करता है, मतलब कि अजातशत्रु की हत्या करता है और फिर राजा बनता है। उदयन भी अपने पिता की हत्या करता है और मगध का राजा बनता है। यहाँ तक मगध बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है धीरे धीरे। आप देखिए पिता की हत्या कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर एक अलग जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बनती जा रही है कि ये हर एरिया को हरा रहा है, जिससे लड़ाई कर रहा है उसको हरा रहा है। और कहीं कहीं इन्होंने जो, जैसे इसके फादर ने रिलेशन बनाए थे, ब्लड रिलेशन एक तरह से कह सकते हैं, तो वो भी काम आ रहे हैं। इस उदयन ने, आप ध्यान रखिए, इस उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इस उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये आप एक ध्यान रखने वाली बात है कि उदयन ने किस राज्य की स्थापना की थी, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आता है कि इस वंश का जो अंतिम राजा है, लास्ट राजा आप कह सकते हैं, वो था नागदाशक। इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बनती है इसमें, और तो इसके बाद इसमें जो अंतिम राजा आता है वो नागदाशक आता है। और इस नागदाशक को हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही मतलब डल राजा था, ये ना किसी पे ध्यान देता था ना कुछ और करता था। तो ये मतलब प्रजा जो जनता थी इस राजा से परेशान थी। और इसने जो आप देखिए काशी का अमात्य है एक, उसके एवज में जनता विद्रोह करती है। और उस अमात्य का नाम क्या है, उस अमात्य का नाम है शिशुनाग। उस अमात्य का नाम है शिशुनाग। तो यहाँ पे जो नागदाशक है वो शिशुनाग जो है वो नागदाशक को हटा देता है, इसको हटा देता है और फिर क्या करता है, खुद राजा बनता है। तो अब अगला राजा जो बनेगा वो बनेगा राजा शिशुनाग राजा। और शिशुनाग जो है वो अपने ही नाम से एक वंश शुरू करता है जिसका नाम होता है शिशुनाग वंश। नेक्स्ट जो अपनी डायनेस्टी है वो है आपकी, नेक्स्ट जो अपनी डायनेस्टी है वो है आपकी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आप देख सकते हैं कि इसका जो संस्थापक है वह काशी का अमात्य है और उसका नाम क्या है, शिशुनाग। खुद अपने नाम से ही शुरू करता है।
तो काशी का जो अमात्य शिशुनाग, इसका जो टाइम पीरियड मानते हैं वो 311 से 393 BC मानते हैं। 311 से 393 BC बनाते हैं। इसने जो था एक ही काम किया था कि राजधानी जो थी वो वापस वैशाली बना ली थी, वापस वैशाली को ले गया था। जब उदयन ने पाटलिपुत्र बनाया था तो वो राजधानी कहाँ ले गया था, वो पाटलिपुत्र ले गया था। और ये जब आता है तो ये राजधानी वैशाली में शिफ्ट कर देता है, या राजधानी जो है ये वैशाली को बनाता है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखने वाला बात है कि उदयन के बाद जो पाटलिपुत्र बन गई थी तो राजधानी कौन बनाता है, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग बनाता है। इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट राजा आता है वो आता है आपका कालाशोक। इसको कई किताबों में या पुराणों में काक वर्ण भी कहा गया है। कालाशोक या काक वर्ण कहा गया है। इसके बारे में आप देखिए कि इसने जो काम किया था ये वापस किया था कि ये वापस, क्योंकि वैशाली जो थी वो बहुत ही वल्नरेबल थी कि हाँ कोई भी अटैक आसानी से कर सकता, तो इसलिए ये वापस पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बना देता है। ये पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाता है। और उसके बाद इसके ही काल में आप देखिए तो क्या होती है, आपको ध्यान होगा द्वितीय बौद्ध, जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो द्वितीय बौद्ध संगीति होती है इसके काल में। ये बौद्ध संगीतियाँ जो है पहली और दूसरी, इनके बारे में डिटेल में हम बातचीत कर चुके हैं। हमारे बौद्ध धर्म जब मैंने आपको बताया था तो उसमें हमने संघ देखा था, उसके अंदर हम इसकी ये चारों संगीतियाँ देख चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी ये कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी ये हुई थी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। इसके लिए ये दो चीज़ें याद रखने वाली है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई थी और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। इसका जो अंतिम राजा है इस वंश का, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा वो है नंदीवर्धन। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अंतिम राजा जो है इस वंश का वो कौन है, वो है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम राजा है। इसके बाद कहा जाता है कि नंदीवर्धन बहुत ही अत्याचारी था और वो बहुत ही काम नहीं भी करता था, और करता था तो बहुत शोषण करता था लोगों का। तो यहाँ पे एक दिन ये कह रहे हैं कि बाल कटा रहा था नाई के पास, तो उस नाई ने से लोगों ने सांठगांठ कर दी और उसने इसको मार दिया और खुद राजा बन गया। तो इसके बाद जो वंश आता है वो आता है नंद वंश। नंद वंश, तो आप देखिए नंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है महापद्म नंद। महापद्म नंद को इस वंश का संस्थापक माना जाता है कि महापद्म नंद जो है वो इस वंश का संस्थापक है। बौद्ध ग्रंथों में आप इसको ध्यान रखिए कि बौद्ध ग्रंथों में इसका दूसरा नाम मिलता है जो है उग्रसेन। ये आप देखिए कि बौद्ध ग्रंथों में इसका जो दूसरा नाम मिलता है वो है, किस में मिलता है ये मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम उग्रसेन आपको मिलता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमें नहीं मिली है। इस वंश का जो अंतिम राजा आप देखते हैं, ज़्यादा कुछ किया नहीं इन्होंने, तो अंतिम राजा जो था वो था धनानंद। अंतिम राजा जो था वो आप देखिए वो था धनानंद। धनानंद इसी के टाइम पे सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये हम देख चुके हैं कि हाँ ये नंद वंश जो था धनानंद, और सिकंदर जब आता है व्यास नदी के इधर तो मगध साम्राज्य बहुत ज़्यादा उन्नति कर चुका है। और धनानंद के टाइम पे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और ये बहुत ही उदासीन था ये ऐसे मामलों में कि यार ठीक है होगा तो देख लेंगे, जब अटैक होगा तब देख लेंगे। तो यहाँ पे ही जो आती है वो बात आती है चाणक्य की। चाणक्य एक देश प्रेमी था, एक आचार्य था, तक्षशिला। तो चाणक्य यहाँ पे आता है। उसके बाद ये चाणक्य कहता है, चाणक्य इसको समझाता है कि यार ऐसी ऐसी बात है। ये सारी चीज़ें जो चाणक्य की बात है
इसके बाद जो वंश आता है वो मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश के साथ ही चाणक्य आता है। जो चाणक्य से रिलेटेड और इस धनानंद से रिलेटेड जो सारी बातें आती है वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।